हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, तर्कसंगत भारतीय। अमर्त्य सेन का ये चैप्टर, लास्ट दो वीडियो हमें इस चैप्टर से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं। तो लास्ट वीडियो में जैसे बताया गया था कि महिलाओं की स्थिति के बारे में कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अध्यक्ष 1925 के अंदर सरोजिनी नायडू को चुना गया था। मतलब ब्रिटेन के अंदर जब महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को चुना गया था उससे 50 वर्ष पहले की बात थी, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर 1975 के अंदर मार्गरेट थैचर को चुना गया था। लेकिन उससे भी 50 वर्ष पूर्व 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले अध्यक्ष बना दिया गया था। और हमारे देश के अंदर भारत की दूसरी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष, वो नोली सेनगुप्ता थी और उसको 1933 के अंदर बनाया गया था। तो हमारे देश के अंदर महिलाओं की स्थिति है वो बताई गई थी कि किस प्रकार से पॉलिटिक्स के अंदर उनको अच्छी स्थिति प्रदान की गई थी पहले। तो इसके बाद में हमें पढ़ना है, यहाँ पे देखो, अर्लियर और लेटर दीज डेवलपमेंट्स आर प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिवली रिसेंट टाइम्स। कि अर्लियर और लेटर मतलब प्रारंभिक या फिर बाद के टाइम की बात है, कि चाहे दोनों काल में, चाहे प्रारंभिक की बात हो या फिर लेटर यानी उसके बाद की बात हो। दीज डेवलपमेंट्स, ये जो डेवलपमेंट्स है, ये जो विकास है, आर प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट है, उत्पाद है ऑफ रिलेटिवली रिसेंट टाइम, कि ये संबंधित रूप से ये जो रिसेंट टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम है, जो वर्तमान का समय है या फिर जो आधुनिक काल है, तो ये विकास है वो पूर्ण रूप से आधुनिक काल के या हाल ही के समय के प्रोडक्ट है, उत्पाद है। बट लेकिन व्हाट अबाउट द डिस्टेंट पास्ट, बट लेकिन ये तो बताया कि आज के टाइम की बात है ये सारे डेवलपमेंट, तो बट लेकिन व्हाट अबाउट द डिस्टेंट पास्ट, लेकिन जो डिस्टेंट पास्ट मतलब जो बहुत समय पहले का जो पास्ट का टाइम था, भूतकाल था, उसके बारे में क्या। वुमेन्स ट्रेडिशनल रोल इन डिबेट्स एंड डिस्कशन हैज certainly been much less pronounced than that a man in India, as would also be true of most countries in the world। तो देखो बताया कि वुमेन्स ट्रेडिशनल रोल इन डिबेट्स एंड डिस्कशन, कि डिबेट और डिस्कशन के अंदर, डिबेट यानी जो वाद विवाद होता है, डिस्कशन यानी जो वार्तालाप वगैरह होते हैं, तो वाद विवाद के अंदर या फिर वाद विवाद और वार्तालाप के अंदर जो महिलाओं का जो परंपरागत रोल या भूमिका ट्रेडिशनल होता है, परंपरागत, तो महिलाओं का जो परंपरागत जो भूमिका है डिबेट में और डिस्कशन के अंदर है सर्टेनली यानी निश्चित रूप से लेस प्रोनाउंस्ड मतलब कम उनकी भूमिका बताई गई है देन दैट ऑफ मैन इन इंडिया, की भारत में आदमियों की बजाय महिलाओं की वाद विवाद और वार्तालाप के अंदर जो उसकी परंपरागत भूमिका है वो आदमियों से, पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम बताई है। एज वुड ऑल्सो बी ट्रू ऑफ मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कि एज वुड ऑल्सो बी ट्रू, कि ये ट्रू है, सही है, जो मोस्ट कंट्रीज है, बहुत से जो देश हैं उनके मामले में, इन द वर्ल्ड यानी संसार के अंदर जो अधिकतर जो देश है, कंट्री है, उनके मामले में ये सही है। मतलब और संसार के जो दूसरे देश है वहां पे भी महिलाओं की ये स्थिति बताइए कि उनके मामले में भी ये सही है। But it would be a mistake to think that vocal leadership by women is completely out of line with anything that has happened in India's past। तो देखिए यहाँ बताइए है कि कम बताई है भूमिका, लेकिन ये नहीं बताइए कि वो टोटली आउट ऑफ लाइन थी। तो बताया कि बट लेकिन इट वुड बी मिस्टेक, कि एक मिस्टेक होगी, ये गलत होगा, टू थिंक सोचना, कि ये सोचना गलत होगा दैट की वोकल लीडरशिप, वोकल यानी वाणीगत जो बोली गई हो, लिखना और वो नहीं, वोकल होता है बोलने से रिलेटेड, तो वाणीगत जो लीडरशिप है, जो अध्यक्षता है, किसके द्वारा, बाय वुमेन, तो महिलाओं की जो वाणीगत अध्यक्षता है इनकम्प्लीटली आउट ऑफ लाइन विद एनीथिंग, कि किसी भी चीज के अंदर ये आउट ऑफ लाइन थी, पूर्ण रूप से लाइन से बाहर थी। तो ये सोचना है वो गलत है कि ये जो वोकल लीडरशिप है, महिलाओं की जो वाणीगत अध्यक्षता है, वो किसी भी चीज में लाइन से परे थी, तो ये सोचना गलत है। दैट हैज हैपन इन इंडिया पास्ट, जो कि इंडिया के पास्ट में घटित हुआ है, भारत के भूतकाल में घटित हुआ है। Indeed, even if we go back all the way to ancient India, some of the most celebrated dialogues have involved women, with the sharpest questioning often coming from women's interlocutor। कि indeed वास्तव में, उसने बताया कि वास्तव में even if we go back all the way to ancient India, कि even if मतलब यदि हम ये जो एंशिएंट इंडिया है यानी जो प्राचीन जो भारत है, यदि हम इस प्राचीन भारत के अंदर हम गो बैक ऑल द वे यानी पूरे प्राचीन भारत की ओर अगर हम पीछे जाते हैं, तो सम ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायलॉग, कि कुछ जो सेलिब्रेटेड डायलॉग है, सेलिब्रेटेड डायलॉग मतलब जो ज्यादा बोले जाने वाले जो डायलॉग है, कथन है, तो सर्वाधिक बोले जाने वाले जो कथन है वो हैज इन्वॉल्व वुमेन। तो
उन जो सेलिब्रेट डायलॉग के अंदर महिलाएं हैं वो इन्वॉल्व है, मतलब उन जो ज्यादा बोलने जाने वाले जो डायलॉग है तो उसके अंदर महिलाएं हैं वो सम्मिलित हैं, मतलब महिलाओं से रिलेटेड है जो सेलिब्रेटेड डायलॉग हैं। अगर प्राचीन भारत के अंदर हम जाते हैं, अगर उस चीज को हम देखते हैं तो अधिकतर जो ज्यादा बोले जाने वाले जो डायलॉग है वो उसमें महिलाएं शामिल हैं। विद द शार्पेस्ट क्वेश्चनिंग ऑफन कमिंग फ्रॉम वुमेन इंटेलेक्चुअल, कि विद द शार्पेस्ट क्वेश्चनिंग, शार्पेस्ट मतलब एकदम तीखी तेज तरार क्वेश्चन के साथ में, ऑफन प्राय, कमिंग यानी आने वाले, फ्रॉम वुमेन इंटरलोकेटर्स होते हैं वार्तालापी, तो महिलाओं वार्तालापी से, जो महिलाएं मतलब जो बातचीत करती है, तो उन महिला वार्तालापी से आने वाले ये जो शार्पेस्ट क्वेश्चन है उनके साथ में, जो तीखे तर्रार जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनके साथ में महिलाएं हैं इन सेलिब्रेट डायलॉग के अंदर वो शामिल है। तो महिलाएं हैं वो क्या करती है, जो इंटरलेक्टर्स जो है, महिलाएं जो वार्तालापी है वो तेज तरार उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ करके उन डायलॉग के अंदर वो शामिल होती है। दिस कैन बी ट्रेस्ड बैक इवन टू द उपनिषद, द डायलेक्टल treatise that were composed from about the 8th century BC and which are often taken to be foundations of Hindu philosophy. तो this can be traced back, कि ये traced back का मतलब है कि इसको मतलब पहचाना जा सकता है, इसकी तलाश की जा सकती है इवन टू द उपनिषद, कि उपनिषद के अंदर भी दिस कैन बी ट्रेस्ड बैक इवन टू द उपनिषद, कि ये पीछे जो उपनिषद है उन उपनिषदों के अंदर भी उनको ट्रेस किया जा सकता है, इनको तलाशा जा सकता है। द डायलेक्टल ट्रीटाइज मतलब होता है प्रबंध, और डायलेक्टल मतलब भाषा से रिलेटेड, तो जो भाषाई प्रबंध, इन भाषाई प्रबंध दैट वर कंपोज्ड फ्रॉम अबाउट द 8th सेंचुरी, की 8th सेंचुरी के अंदर 8वीं शताब्दी के अंतर्गत जो भाषाई ट्रीटाइज, जो भाषाई प्रबंध लिखे गए थे BCE एंड विच आर ऑफन टेकन, BCE और जो मतलब प्राय टेकन यानी लिए गए थे, टू बी फाउंडेशंस ऑफ हिंदू फिलोसॉफी, कि हिंदू फिलोसॉफी के आधार पे, हिंदू दर्शन शास्त्र के, हिंदू दार्शनिकता के आधार पर इनको प्राय लिया जाता है BCE के द्वारा, और हिंदू फिलोसॉफी के एक आधार के रूप में इनको लिया जाता है। किस चीज को, जो भाषाई जो प्रबंध है जो कि 8वीं सेंचुरी के अंदर, 8वीं शताब्दी के अंदर जो लिखे गए थे, उनको BCE और जो हिंदू फिलोसॉफी की जो आधारशिला है उस आधार के रूप में इसको रखा जाता है या लिया जाता है। उपनिषद के अंदर जो भाषाई प्रबंध है महिलाओं से रिलेटेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द बृहदारण्यक उपनिषद वी आर टोल्ड अबाउट द फेमस आर्गुमेंट कॉम्बैट इन विच याज्ञवल्क्य, द आउटस्टैंडिंग स्कॉलर एंड टीचर, हैज टू फेस क्वेश्चन फ्रॉम द असेंबल गैदरिंग ऑफ पंडित्स, एंड हियर इट इज अ वुमेन स्कॉलर गार्गी हु प्रोवाइड द शार्पेस्ट एज टू द इंटेलेक्चुअल इंटरोगेशन, कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, इन द बृहदारण्यक उपनिषद, की बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर वी आर टोल्ड हमें बताया गया अबाउट द फेमस आर्ग्यूइंग कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब जो लड़ाई है, और आर्ग्यू यानी तार्किक लड़ाइयां, कि वी आर टोल्ड हमें बताया गया जो प्रसिद्ध जो आर्ग्यूइंग कॉम्बैट है, मतलब जो प्रसिद्ध तार्किक लड़ाइयां हैं उनके बारे में हमें बताया गया। इन विच याज्ञवल्क्य, जिसके अंदर जो याज्ञवल्क्य थे, द आउटस्टैंडिंग स्कॉलर एंड टीचर, जो कि बहुत ही शानदार, स्कॉलर यानी विद्वान और टीचर यानी अध्यापक, तो ये जो याज्ञवल्क्य जो कि बहुत ही शानदार विद्वान और टीचर हैं, हैज टू फेस क्वेश्चन, उनको क्वेश्चन का सामना करना पड़ा, उनको प्रश्नों का सामना करना पड़ा फ्रॉम द असेंबल गैदरिंग ऑफ पंडित्स, कि पंडितों के समूह की सभा के द्वारा उनको भी, जो याज्ञवल्क्य है जो कि शानदार एक विशेष विद्वान और एक टीचर है, उनको भी पंडितों की समूह के द्वारा, समूह की जो सभा थे उनके द्वारा प्रश्नों का सामना उनको करना पड़ा। एंड हेयर, और यहाँ पे इट इज ए वुमेन स्कॉलर, तो यहाँ पे एक महिला स्कॉलर, एक महिला विद्वान भी है, विद्वान भी थी, कौन, गार्गी, हु प्रोवाइड्स, एक महिला विद्वान है गार्गी, हु प्रोवाइड्स द शार्पेस्ट एज टू द इंटेलेक्चुअल इंटरोगेशन, तो हु प्रोवाइड जिसने मतलब दिए थे आंसर दिए थे, एक तरीके से जवाब दिया था, किनका, शार्पेस्ट एज मतलब अपनी प्रखर बुद्धि के द्वारा, अपनी इंटेलिजेंसी के द्वारा, टू द इंटेलेक्चुअल इंटरोगेशन, कि वो जो इंटेलेक्चुअल इंटरोगेशन हुआ था यानी बौद्धिकता से परिपूर्ण जो इंटरोगेशन था, जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का आंसर उसने एकदम शार्पेस्ट एज के साथ में या एकदम प्रखर बुद्धि के साथ उसने उसका जवाब दिया था गार्गी ने। सी एंटर्स द फ्रे विदाउट एनी स्पेशल मोडेस्टी, कि उसने बिना किसी मोडेस्टी, वैसे विनम्रता होती है, यहाँ पे संकोच से लिया गया है इसका मतलब, तो शी एंटर्स, उसने एंटर मतलब प्रवेश किया था उस फ्रे में, उस प्रतिस्पर्धा में, विदाउट एनी स्पेशल मोडेस्टी, की बिना किसी संकोच के उसने उस फ्रे में, उस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था, उसमें वो उसने एंटर किया था, सम्मिलित हुई थी। वेनरेबल ब्राह्मण्स विद योर परमिशन आई शैल आस्क हिम 2 क्वेश्चन ओनली, तो वो बोलती है गार्गी की वेनरेबल ब्राह्मण्स, की सम्माननीय ब्राह्मण,
विद योर परमिशन, कि आपकी परमिशन से, आपकी इजाजत से, आई शैल आस्क हिम 2 क्वेश्चन ओनली, कि मैं केवल उनसे 2 क्वेश्चन है वो पूछूंगी। इफ ही इज एबल टू आंसर, यदि वो आंसर देने में एबल है, यदि वो उत्तर देने में एबल है, समर्थ है, दोज क्वेश्चंस ऑफ माइंड, कि अगर वो मेरे उन क्वेश्चन का आंसर देने में एबल है, तो देन नन ऑफ यू कैन एवर डिफीट हिम इन एक्सपाउंडिंग द नेचर ऑफ गॉड। तो देन फिर क्या है, नन ऑफ यू मतलब आप में से कोई भी है वो डिफीट नहीं कर सकते, उसको हरा नहीं सकते, इन एक्सपाउंडिंग द नेचर ऑफ गॉड, कि भगवान की प्रकृति को, एक्सपाउंडिंग मतलब जो खोजना होता है, तो भगवान की जो प्रकृति है तो उसके बारे में खोजने से, या भगवान की प्रकृति के बारे में व्याख्या करने के लिए उसको कोई भी है वो आप में से परास्त नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता है। तो अगर वो मेरे उन क्वेश्चन का आंसर दे दे, आंसर देने में एबल हो, तो भगवान की प्रकृति की व्याख्या करने में उसको कोई भी आप में से हरा नहीं सकता। तो ऐसे मुझे केवल उससे 2 ही क्वेश्चन पूछने हैं। तो इवन दो गार्गी एज एन इंटेलेक्चुअल एंड पेडागॉग इज नो मिलिट्री लीडर in the mode, for example, of the Rani of Jhansi, another feminine hero fought valiantly along with the mutineers in the middle of the 19th century against British rule. तो even though कि यद्यपि, या even though यानी यहाँ तक कि यद्यपि जो गार्गी है एज एन इंटेलेक्चुअल एंड पेडागॉग, कि वो एक इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिकता से परिपूर्ण थी, और एक पेडागॉग मतलब टीचर से रिलेटेड है, कि यद्यपि जो गार्गी है वो एकदम बुद्धि से परिपूर्ण थी और अध्यापिका थी, इज नो मिलिट्री लीडर, वो कोई मिलिट्री लीडर नहीं है, वो कोई सेना में अध्यक्ष नहीं है। इन द मोड, फॉर एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में, द मोड ऑफ द झांसी, रानी ऑफ झांसी, की झांसी की रानी के रूप में। तो उदाहरण के लिए बताया कि वो झांसी की रानी के रूप में, अनदर फेमिनाइन हीरो, वो दूसरी एक फेमिनाइन हीरो, एक दूसरी महिला वीरांगना थी। फेमिनाइन यानी महिला, हीरो यानी नायक जो वीरांगना, तो झांसी की रानी के समान वो दूसरी वीरांगना थी। फोर्ट वेलियंटली अलॉन्ग विद द म्यूटिनियर्स इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जो कि ब्रिटिश रूल के विरुद्ध 19वीं शताब्दी के बीच में म्यूटिनियर्स मतलब जो बागी हैं, उन बागियों के साथ उसने जो लड़ाई है वो लड़ी थी। वेलेंट्री मतलब एकदम बहादुरी के साथ में उसने लड़ाई है वो लड़ी थी। किनके साथ? म्यूटिनियर्स के साथ, बागियों के साथ। कब लड़ी? 19th सेंचुरी के बीच में। किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ। वन ऑफ द ग्रेट वॉरियर क्वीन ऑफ द वर्ल्ड एज एंटोनिया फ्रेसर डिस्क्राइब्स हर, कि वन ऑफ द ग्रेट वॉरियर क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, कि वो वर्ल्ड की, संसार की एक ग्रेट, एक महान वॉरियर क्वीन थी, एक मतलब वीरांगना थी इस संसार की। एज जैसे कि एंटोनिया फ्रेसर डिस्क्राइब है, जैसे कि एंटोनिया फ्रेसर है वो उसके बारे में डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है। हर यूज ऑफ इमेजरी इज स्ट्राइकिंगली मिलिटेंट। हर यूज ऑफ इमेजरी मतलब उसका यूज, उसका प्रयोग, जो इमेजरी मतलब काल्पनिक रूप से उसका जो यूज था, उपयोग था, वो स्ट्राइकिंगली मिलिटेंट है। मतलब उसका एक जो प्रयोग है, काल्पनिक रूप से जो उसका प्रयोग है वो एक आतंकवादी के रूप में है, जो गार्गी है उसका। याज्ञवल्क्य आई हैव 2 क्वेश्चन फॉर यू, तो वो बोलती है कि याज्ञवल्क्य आई हैव 2 क्वेश्चन फॉर यू, कि मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चन है। मैं आपसे मतलब 2 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, मेरे पास 2 प्रश्न है आपके लिए। Like the ruler of Vidya or Kashi, coming from a heroic line, who string his unstrung bow, take in hand 2 penetrating arrows and approaches the enemy. So do I approach you with 2 questions which you have to answer. तो वो बोलती है कि like the ruler of Vidya और काशी, कि विद्या और काशी के रूलर के रूप में, विद्या और काशी के शासक के रूप में, जो कि काशी कहाँ है? बनारस के अंदर। कमिंग फ्रॉम ए हेरोइक लाइन, जो कि एक हेरोइक लाइन से है, एक साहसिक लाइन से है। ये जो चीज पूछ रहे हो साहसिक लाइन से है। हु स्ट्रिंग्स हिज अनस्ट्रंग बो, जो कि अपनी अनस्ट्रंग बो मतलब अपनी बिना प्रतंचा वाली जो बो यानी जो धनुष है। हु स्ट्रिंग्स मतलब वो लेके जाता है अपनी जो अनस्ट्रंग बो है, अपनी जो बिना प्रतंचा वाली जो धनुष है उसको लेकर के जाता है। टेक्स इन हैंड 2 पेनिट्रेटिंग एरोज, अपने हाथों में 2 जो एरोज मतलब जो 2 बाण है उनको वो लेकर के जाता है। और कैसे बाण है? पेनेट्रेटिंग बाण है, मतलब तीखे बाण है। एरो होते हैं तीर या बाण धनुष में डालने वाले। तो जो कि अपनी जो बिना प्रत्यंचा वाली जो धनुष है उसको लेकर के जाता है, और अपने हाथ में 2 तीखे जो बाण है, तीर है, वो भी लेकर के जाता है। अप्रोचेज द एनिमी, और वो एनिमी के पास पहुंचता है, शत्रु के समक्ष वो पहुंच गए। सो डू आई अप्रोच यू टू विथ 2 क्वेश्चन, कि सो इसलिए, डू मतलब इसलिए आप करो, क्या करो?
आई अप्रोच यू विद 2 क्वेश्चन, कि मैं आपसे 2 क्वेश्चन के साथ में मैं आपके पास में अप्रोच यानी पहुंचा हूं, मैं आई हूं आपके पास 2 क्वेश्चन को लेकर के, विच यू हैव टू आंसर, जो कि आपको आंसर देने हैं, जिनके आपको जवाब देने हैं। तो याज्ञवल्क्य डज हाउ मैनेज टू सेटिस्फाई गार्गी विद हिज आंसर, कि याज्ञवल्क्य डज हाउ यानी हालांकि जो याज्ञवल्क्य था मैनेज टू सेटिस्फाई गार्गी, उसने गार्गी को सेटिस्फाई करने का, मैनेज मतलब कोशिश करता है, वो प्रबंध करता है, विद हिज आंसर अपने आंसर के साथ, कि यद्यपि जो याज्ञवल्क्य है वो अपने आंसर के साथ गार्गी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, मैनेज करता है, ऐसा व्यवस्था करता है कि उसको वो सेटिस्फाई कर सके। आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू एग्जामिन द थियोलॉजिकल मेरिट ऑफ दिस इंटरचेंज एंड विल रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग on the substantive content of their discussion. I am not competent to examine the theological merits of this interchange. कि I am not competent मतलब मैं इतना competent नहीं हूँ, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ to examine करने में, परीक्षण करने में, the theological merit, theological मतलब जो धार्मिक है, merits यानी जो गुण है, तो धार्मिक गुणों का of this interchange, कि इस interchange में, इस आदान प्रदान के अंदर जो धार्मिक गुण हैं उनका एग्जामिन करने में, उनका परीक्षण करने के लिए मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं, मैं सक्षम नहीं हूं। एंड विल रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग, और मैं कमेंट करने से रुकूंगा, रिफ्रेन या रुक जाना, ऑन द सब्सटेंटिव कंटेंट, कि जो सब्सटेंटिव यानी जो संज्ञानात्मक जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, ऑफ देयर डिस्कशन, कि उनके डिस्कशन का जो संज्ञानात्मक विषय वस्तु है उसके ऊपर कमेंट करने से मैं रुकूंगा। तो ये जो राइटर है अमृता सेन, वो बोलता है कि मैं इस धार्मिक गुण उनका परीक्षण करने में तो मैं सक्षम नहीं हूँ, और इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा उनकी बातचीत पे। इसके बारे में बताते हैं कि गार्गी एक्नॉलेजेस दिस हैंडसमली बट अगेन विदाउट अनड्यू मॉडेस्टी, कि गार्गी है वो स्वीकार करती है हिज हैंडसमली, दिस हैंडसमली, कि इस बात को गार्गी है वो हैंडसमली मतलब अपनी जो बुद्धि है, अपना जो इस मामले में जो गार्गी के पास में जो ज्ञान है, इस चीज को वो स्वीकार करती है, या गार्गी के पास में इस मामले में ये जो बातचीत कर रहे थे, जो क्वेश्चन करते हैं, इसके संबंध में गार्गी के पास में अच्छा नॉलेज है, ये बात स्वीकार करते हैं। बट अगेन लेकिन दोबारा से विदाउट अनड्यू मोडेस्टी, बिना किसी संकोच के, मोडेस्टी मैंने पहले बताया संकोच के लिए आया था, तो बट अगेन विदाउट अनड्यू मोडेस्टी, की बिना किसी अनड्यू यानी अनावश्यक संकोच के, दोबारा से बिना किसी अनावश्यक संकोच के वो बोलती है कि वेनरेबल ब्राह्मण, सम्मान्य ब्राह्मण, यू शुड कंसीडर इट एन अचीवमेंट इफ यू कैन गेट अवे आफ्टर बोइंग टू हिम, कि यू शुड कंसीडर इट, कि आपको इसे कंसीडर मतलब मान लेना चाहिए, समझना चाहिए, एन अचीवमेंट एक उपलब्धि के रूप में, कि आदरणीय ब्राह्मण आपको इस अचीवमेंट को, उपलब्धि को एक उपलब्धि के रूप में आपको समझना चाहिए इस बात को। इफ यू कैन गेट अवे, यदि आप जा सकते हैं, आफ्टर बोविंग टू हिम, कि उनको, बोविंग मतलब झुककर अभिवादन करना, कि उनको झुककर अभिवादन करने के बाद में यदि आप जा सके तो इस चीज को आपको एक अचीवमेंट के रूप में, एक उपलब्धि के रूप में समझना चाहिए, कि आप उसको बोइंग मतलब अभिवादन करने के बाद में आप चले गए। सर्टेनली निश्चित रूप से, none of you can ever defeat him in expounding the nature of God, कि आप में से कोई भी भगवान की प्रकृति की व्याख्या करने में उसको डिफीट नहीं कर सकते, मतलब याज्ञवल्क्य को आप डिफीट नहीं कर सकते हो, आप उनको हरा नहीं सकते हैं। Interestingly, Yagyavallakya's wife Maitreyi raises a profoundly important motivational question when the two discuss the reach of wealth in the context of the problems and predicaments of human life. In particular, what wealth can or cannot do for us. तो इसमें देखो, एक तो गार्गी के बारे में बताया कि गार्गी ने क्या बोला, गार्गी के बारे में क्या आया, याज्ञवल्क्य के बारे में बताया, अब दूसरी महिला के बारे में बताया है, याज्ञवल्क्य की जो वाइफ थी मैत्रेयी। तो इंटरेस्टिंगली यानी बड़ी रुचिपूर्ण तरीके से याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने रेजेस यानी उठाए प्रोफाउंडली इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल क्वेश्चन, महत्वपूर्ण मोटिवेशनल यानी जो प्रेरणा से परिपूर्ण जो क्वेश्चन है वो प्रोफाउंडली मतलब एकदम जोश के साथ में। तो रुचिपूर्ण तरीके से, इंटरेस्टिंगली मतलब बहुत ही रुचिपूर्ण बात है, रुचिपूर्ण तरीके से याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने जोश के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेरणात्मक जो क्वेश्चन है वो उसने उठाए, जोश के साथ वो क्वेश्चन है वो उठाती है मैत्रेयी। व्हेन द टू डिस्कस, जब दो लोग हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, द रीच ऑफ वेल्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड प्रेडिकमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमन लाइफ के अंदर मतलब मानव के जीवन की जो दुर्दशा है और उसकी जो समस्या है, प्रेडिकमेंट्स होती है दुर्दशा, तो मानव जीवन की जो प्रेडिकमेंट यानी जो दुर्दशा है, मानव के जीवन की जो बुरी हालत है और उसकी जो समस्या है, उसके संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट होता है संदर्भ के, उसके संदर्भ में वेल्थ की मतलब धन संपत्ति की क्या पहुंच होती है, उस पे वो दो आदमी है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। इन पर्टिकुलर की विशेष रूप में
वोट वेल्थ कैन, कि धन संपत्ति है वो क्या कर सकती है, एंड कैन नॉट डू, और क्या नहीं कर सकती, फॉर अस, कि हमारे लिए जो संपत्ति है वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो विशेष रूप से इस पे वो बात कर रहे होते हैं दो लोग। मैत्रेयी वंडर्स वेदर इट कुड बी द केस दैट इज द होल अर्थ फुल ऑफ वेल्थ वर टू बिलोंग जस्ट टू हर, शी कुड अचीव इमॉर्टलिटी थ्रू इट। तो मैत्रेयी वंडर्स मतलब मैत्री है वो विचार करती है, इस पे वंडर करती है, आश्चर्य करती है कि वेदर इट कुड बी द केस, कि इस मामले के अंदर, केस यानी इस जो मामला है, कि वेदर इट कुड बी द केस, कि यदि मामला ऐसा ही है, यदि बात यही है, धन संपत्ति के बारे में बात करें तो यदि ऐसा ही बात है, यदि ऐसा ही मामला है, दैट की द होल अर्थ, की ये जो पूरी पृथ्वी है, जो पूरी धरती है, फुल ऑफ वेल्थ, वो वेल्थ से भरी हुई है, धन संपत्ति से भरी हुई है, वर टू बिलोंग जस्ट टू हर, और वो केवल उससे ही बिलोंग करती थी, मतलब ये पूरी जो धरती जो कि धन संपत्ति से भरी हुई है वो केवल उसकी ही थी। तो शी कुड अचीव इमोर्टेलिटी थ्रू इट, तो शी कुड अचीव, वो अचीव कर सकती थी, वो प्राप्त कर सकती थी इमोर्टेलिटी, अमरता को, थ्रू इट, इसके माध्यम से, मतलब इस पृथ्वी के उस धन संपत्ति के माध्यम से वो अमरता को प्राप्त कर सकती थी। यदि ऐसा ही कुछ संभव हो तो, धन संपत्ति अगर इतना ही कुछ कर सकती हो तो। नो नहीं, रेस्पॉन्ड याज्ञवल्क्य ने रेस्पॉन्ड किया, प्रतिक्रिया करी, उनको जवाब दिया कि नहीं, लाइक द लाइफ ऑफ रिच पीपल विल बी योर लाइफ, कि लाइक द लाइफ ऑफ रिच पीपल, कि जो रिच पीपल का जो जीवन है उनके समान विल बी योर लाइफ, आपका जीवन है वो हो जाएगा। मतलब अगर धन संपत्ति आपके पास में आ जाती है, धन संपत्ति अगर तुम प्राप्त कर लेती हो, मैत्री को बोलता है, तो जो रिच पीपल का जो जीवन है, धनवान लोगों का जीवन है, उनके समान ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। पर देयर इज नो होप ऑफ इमोर्टेलिटी बाय वेल्थ, लेकिन उस वेल्थ के द्वारा, संपत्ति के द्वारा इमोर्टेलिटी की कोई आशा नहीं है, अमरता की कोई आशा नहीं है। मैत्री रिमार्क्स, तो फिर मैत्री है वो रिमार्क करती है, टिप्पणी देती है, अपनी बात बोलती है, प्रतिक्रिया करती है कि व्हाट शुड आई डू विद दैट बाय विच आई डू नॉट बिकम इमोर्टल, कि व्हाट शुड आई डू विद दैट, कि उससे मैं क्या करूंगी, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूंगी, विद दैट, उसका मैं क्या करूंगी, बाय विच, जिसके द्वारा आई डू नॉट बिकम इमोर्टल, कि मैं जिससे इमोर्टल नहीं हो सकती हूँ, जिससे मैं अमरता को प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, उस चीज का मैं क्या करूंगी, उस धन संपत्ति का फिर मैं क्या करूंगी अगर मैं अमर ही नहीं हो सकूं तो उसके बाद में देखो, मैत्रेय's rhetorical question has been repeatedly cited in Indian religious philosophy to illustrate both the nature of the human predicament and the limitation of the material world। तो मैत्रेय के जो रिटोरिकल क्वेश्चन थे, मतलब मैत्रेय के जो बार बार पूछे जाने वाले ये जो प्रश्न थे, रिटोरिकल क्वेश्चन मतलब जो भाषणगत जो प्रश्न होते हैं, तो ये जो रिटोरिकल क्वेश्चन थे हैज बीन रिपीटेडली साइटेड, तो उनको रिपीटेडली मतलब बार बार साइटेड यानी रखा गया इन इंडियन रिलीजियस फिलोसफी, कि भारतीय धार्मिक दर्शन शास्त्र के अंदर बार बार मैत्री के इन रिटोरिकल क्वेश्चनों को रखा गया, टू इलिस्ट्रेट, ये समझाने के लिए, इलिस्ट्रेट करने के लिए, बोथ द नेचर ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट एंड द लिमिटेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, कि इस मटेरियल वर्ल्ड के, इस भौतिक संसार की जो लिमिटेशन है, जो सीमाएं हैं, और जो मनुष्य की जो दुर्दशा है उसकी प्रकृति, इन दोनों के बारे में समझाने के लिए भारतीय धार्मिक फिलोसफी के अंदर, भारतीय धार्मिक दर्शन शास्त्र के अंदर बार बार मैत्री के रिटोरिकल क्वेश्चन को रखा गया। But there is another aspect of this exchange that has in some ways more immediate interest. But there is another aspect, कि यहाँ पे लेकिन there is another aspect मतलब दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा एक तथ्य है एक्सचेंज, कि इस एक्सचेंज का, इस आदान प्रदान का, अदली बदली का एक दूसरा पहलू है। इन सम वेज, कि सम वेज मतलब कुछ तरीकों में, मोर इमीडिएट इंटरेस्ट, इसमें ज्यादा रुचि होती है, मतलब कुछ तरीकों के अंदर इसमें ज्यादा रुचि होती है। दिस कंसर्न्स the relation and the distance between income and achievement, between the commodities we can buy and the actual capabilities we can enjoy, between our economic wealth and our ability to live as we would like। कि this concern मतलब इसमें concern मतलब इसमें प्रश्न है या ये एक चिंता की बात है। the relation यानी संबंध, और जो distance यानी दूरी, कि इस रिलेशन, इस संबंध और इस दूरी, जो दूरी है, इसके बारे में ही चिंता करनी है। तो प्रश्न कहाँ पे है, जो संबंध है और जो डिस्टेंस है, उस संबंध और दूरी का ही प्रश्न है। तो प्रश्न इन पे है, और दूरी और संबंध किसका, बिटवीन इनकम एंड अचीवमेंट। तो जो इनकम है, जो आय है, और जो अचीवमेंट यानी जो उपलब्धि है, तो उनके बीच जो संबंध और दूरी है उस पे प्रश्न है। तो प्रश्न किस किस पे है वो चीज आगे आ रही है, आय और अचीवमेंट पे प्रश्न है। बिटवीन द कमोडिटीज, उन कमोडिटीज मतलब उन वस्तुओं के बीच में, वी कैन बाय, जिसको हम बाय करते हैं, जिसको हम खरीदते हैं, एंड द एक्चुअल कैपेबिलिटीज, और उस वास्तविक कैपेबिलिटीज, उस वास्तविक क्षमता का, वी कैन एंजॉय, जिसको हम एंजॉय करते हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन और डिस्टेंस है उसका प्रश्न है। तो देखो किस किस का प्रश्न है, एक तो आय और अचीवमेंट के बीच रिलेशन और डिस्टेंस का प्रश्न,
एक उन वस्तुओं के बीच का जिसको हम खरीदते हैं और उसकी क्षमता जिसको हम इंजॉय करते हैं, तो उसके बीच में संबंध और दूरी के ऊपर प्रश्न है। बिटवीन आवर इकोनॉमिक वेल्थ, तो हमारी जो इकोनॉमिक वेल्थ है, जो हमारी आर्थिक जो संपत्ति है, एंड एबिलिटी टू लिव, और हमारा रहने की जो हमारी एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसके बीच रिलेशन और डिस्टेंस पे प्रश्न है। एज वी वुड लाइक, जैसे कि हम पसंद करते हैं, जिस प्रकार से हम रहना पसंद करते हैं, तो उनके बीच पे प्रश्न है। While there is a connection between opulence and our ability to achieve what we value, the linkage may or may not be very close. कि while there is a connection, कि जबकि यहाँ पे एक कनेक्शन है, मतलब एक संबंध है इसके बीच में। Between opulence, तो opulence का मतलब होता है समृद्धि, एंड our ability मतलब हमारी योग्यता, टू अचीव what we value, जो हमारे वैल्यू है, जो हमारे मूल्य हैं, उन मूल्यों को, उन गुणों को अचीव यानी प्राप्त करने की जो हमारी योग्यता है और हमारी जो समृद्धि है, उनके बीच में एक कनेक्शन है, उनके बीच में एक संबंध है। द लिंकेज मे और मे नॉट बी वेरी क्लोज, और ये जो लिंकेज है, ये जो कनेक्शन है, ये जो संबंध है, वो ज्यादा क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वेरी क्लोज मतलब ज्यादा घनिष्ठ है, वो हो भी सकता है, ज्यादा गहरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैत्रेयीज वर्डली वेरी माइट वेल हैव सम ट्रांसेंडेंटल रिलेवेंस, कि मैत्रेय की जो वर्डली जो वरिज मतलब जो चिंताएं, वर्डली यानी जो सांसारिक, तो मैत्रेय की जो सांसारिक चिंताएं हैं, माइट वेल हैव सम ट्रांसेंडेंटल रिलेवेंस, तो ट्रांसेंडेंटल होते हैं अति श्रेष्ठ और रिलेवेंस होते हैं अनुकूल। तो मैत्रेय की जो सांसारिक चिंता है, वो बहुत अच्छे तरीके से अति श्रेष्ठ अनुकूल है, वो अनुकूल है, अति श्रेष्ठ और अनुकूल हो सकती है। मैत्रेय की जो सांसारिक चिंता है, वो अति श्रेष्ठ और जो रिलेवेंस यानी जो अनुकूल है, वो हो सकती है। एज इंडियन रिलीजियस कमेंटेटर हैव डिस्कस्ड ओवर मैनी सेंचुरीज, कि एज जैसे कि जो इंडियन जो भारतीय धार्मिक जो कमेंटेटर है, कमेंट करने वाले जो है, विवेचना करने वाले जो है, जैसे कि भारतीय धार्मिक जो कमेंटेटर है, कमेंट करने वाले जो है, विवेचना करने वाले जो है, हैव डिस्कस्ड ओवर मैनी सेंचुरीज, उन्होंने डिस्कस किया है, उन्होंने बातचीत करी है, वार्तालाप किया, और मैनी सेंचुरीज कि कई सदियों से जो भारतीय धार्मिक जो विवेचना करने वाले हैं, उन्होंने डिस्कस किया है इसके ऊपर कि वो अति श्रेष्ठ और अनुकूल है, वो हो सकती है। बट दे सर्टेनली हैव वर्ल्डली इंटरेस्ट एज वेल, बट लेकिन दे सर्टेनली हैव, कि वो निश्चित रूप से सर्टेनली है मतलब निश्चित रूप से वो रखते हैं वर्ल्डली इंटरेस्ट, मतलब सांसारिक रुचि है वो इस चीज के अंदर, वो निश्चित रूप से रखते हैं। इफ वी आर कंसर्न विद द फ्रीडम टू लिव लॉन्ग एंड लिव वेल, our focus has to be directly on life and death and not just on wealth and economic opulence। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि if we are concerned with the freedom, कि यदि हम कंसर्न मतलब चिंतित हैं, यदि हम ध्यान देना चाहते हैं किस चीज पे, फ्रीडम टू लिव लॉन्ग, कि लंबे समय तक जीने की स्वतंत्रता, एंड लिव वेल और अच्छे तरीके से रहने की जो स्वतंत्रता है, यदि हम उस पे कंसर्न करते हैं, यदि हम उसके बारे में सोचते हैं, अगर हम उस पे अपना ध्यान लगाते हैं, लंबा जीवन जीने की और अच्छे से जीवन जीने की स्वतंत्रता के ऊपर अगर हम ध्यान लगाते हैं, तो अवर फोकस, हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, वो हैज टू बी डायरेक्टली ऑन लाइफ, सीधा हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, लाइफ पे होना चाहिए। कि हैज टू बी डायरेक्टली यानी सीधे रूप से हमारा जो फोकस है, ध्यान है, वो जीवन पे होना चाहिए। और किस पे होना चाहिए, डेथ पे होना चाहिए, मृत्यु पे होना चाहिए। नोट जस्ट ऑन वेल्थ, न केवल वेल्थ के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, एंड इकोनॉमिक ऑपुलेंस और जो आर्थिक समृद्धि है उसके ऊपर, मतलब संपत्ति और आर्थिक समृद्धि के ऊपर हमारा ध्यान है वो नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान होना चाहिए जीवन पे और मृत्यु पे, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए अगर हमें अच्छे से जीना है, अगर हमें लंबा जीना है। द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट बाय वुमेन स्पीकर्स इन एपिक एंड क्लासिकल टेल्स और इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री डू नॉट ऑलवेज conform to the tender and peace loving image that is often assigned to women। कि द आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो आर्ग्यूमेंट है, जो तर्क है, प्रेजेंटेड बाय वुमेन स्पीकर, जो महिला वक्ताओं के द्वारा पेश किए गए हैं, इन एपिक्स महाकाव्यों के अंदर, एंड क्लासिकल टेल्स, जो क्लासिकल टेल मतलब जो शास्त्रीय कहानियां हैं, तो महाकाव्य और शास्त्रीय कहानियों के अंदर महिला स्पीकर के द्वारा, महिला वक्ताओं के द्वारा जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किए गए हैं, जो तर्क पेश किए गए हैं, और इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री या फिर जिनको हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं, डू नॉट ऑलवेज कन्फर्म टू द टेंडर, कि डू नॉट ऑलवेज कन्फर्म, कि उसको हमेशा कन्फर्म नहीं करना चाहिए, उसको निश्चित नहीं करना चाहिए, टू द टेंडर, टेंडर मतलब जो नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, एंड पीस लविंग इमेज, और शांति और को पसंद करने वाली, प्रेम पसंद करने वाली एक इमेज के रूप में उसको हमेशा है वो निश्चित नहीं मानना चाहिए, कन्फर्म नहीं मानना चाहिए। दैट इज ऑफन असाइन्ड टू वुमेन, जो कि हमेशा
महिलाओं को असाइन किया गया है, जो कि प्राय महिलाओं को पेश किया गया है। मतलब महिलाओं को हमेशा एक कोमल और एक शांति प्रेम पसंद करने वाली एक इमेज के रूप में महिलाओं को हमेशा नहीं मानना चाहिए। तो महिलाएं हैं वो इस एपिक के रूप में क्लासिकल टेल भी इसकी है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी है। तो महिलाओं के अंदर बहुत सी ऐसी भूमिकाएं होती है जो वो निभाती है। In the epic story of the Mahabharata, the good king Yudhishthir, reluctant to engage in a bloody battle, is encouraged to fight the oppressors of his throne with appropriate anger, and the most eloquent instigator is his wife Draupadi. तो देखो बताई गई है महाभारत स्टोरी के बारे में कि इन द एपिक स्टोरी की, एपिक यानी जो महाकाव्य स्टोरी यानी जो कहानी है ऑफ द महाभारत की, महाभारत की महाकाव्य कहानी के अंदर द गुड किंग जो अच्छा राजा होता है युधिष्ठिर, रिलेक्टेंट मतलब अनिच्छा पूर्वक, टू एंगेज यानी वो लग जाता है इन ब्लडी बैटल मतलब खून भरे उस बैटल के अंदर, खून भरी उस लड़ाई के अंदर जो अच्छा राजा जो युधिष्ठिर है वो अनिच्छा पूर्वक उसमें लग जाता है। इज एनकरेज और उसको एनकरेज किया जाता है मतलब उसको उकसाया जाता है टू फाइट लड़ने के लिए। द असपर्स मतलब जो एक तरीके से राज्य जो अनाधिकार जो रख लेते हैं मतलब जो हड़प लेते हैं राज्य को, जो बिना उनका अधिकार नहीं होता और अनाधिकारी तरीके से वो किसी चीज को हड़प लेते हैं, उसको बोलते हैं असपर्स ऑफ हिज थ्रोन विद अप्रोप्रिएट एंगर, कि अपने अप्रोप्रिएट एंगर के साथ मतलब एक उपयुक्त गुस्से के साथ उसके थ्रोन को, उसके सिंहासन को हड़पने वाले उस व्यक्ति के साथ लड़ाई करने के लिए उसको एनकरेज किया जाता है, उसको उकसाया जाता है और वो उस ब्लडी बैटल के अंदर लग जाता है अनिच्छा पूर्वक और उसको एक उचित एंगर के साथ, एक उचित गुस्से के साथ में अपने सिंहासन को हड़पने वाले के साथ लड़ाई करने के लिए उकसाया जाता है। एंड द मोस्ट एलोक्वेंट इंस्टिगेटर, और इसमें जो सबसे अधिक जो एलोक्वेंट इंस्टिगेटर है मतलब जो सबसे अधिक उकसाने वाली जो है मतलब एलोक्वेंट यानी पर्याप्त रूप से, इंस्टिगेटर यानी उकसाने वाला, तो पर्याप्त रूप से अधिक जो उसको उकसाने वाला है वो कौन है? इज हिज वाइफ, वो उसकी वाइफ है, उसकी पत्नी है द्रौपदी। तो द्रौपदी ने उसको उकसाया था। इन द 6th century version of this dialogue presented in the Kirata Arjunam by भारवी, द्रौपदी स्पीक्स thus कि इन द 6th century की 6ठी शताब्दी के अंदर 6th century के वर्जन के अंदर ऑफ दिस डायलॉग कि इस डायलॉग के, इस कथन के 6ठी शताब्दी के वर्जन में, 6ठी शताब्दी के संस्करण में प्रेजेंटेड इन द किरातार्जुनियम, जो कि किरातार्जुनियम के अंदर प्रेजेंट किया गया था बाय भारवी, जो भारवी ने जो किरातार्जुनियम लिखा था उसके अंदर प्रेजेंट किया गया था। द्रौपदी स्पीक्स दस, तो द्रौपदी है वो स्पीक्स बोलती है, दस यानी इस प्रकार से द्रौपदी है वो बोलती है। तो ये जो द्रौपदी ने क्या बोला वो लाइन है वो यहाँ पे बताई गई है कि फॉर अ वुमेन टू एडवाइज मैन लाइक यू इज ऑलमोस्ट एन इंसल्ट, कि एक वुमेन के लिए, एक महिला के लिए, टू एडवाइज मैन लाइक यू, कि आपके जैसे एक आदमी को एडवाइस दिया जाना, आपके जैसे आदमी को सलाह देना, इज ऑलमोस्ट एन इंसल्ट, वो एक लगभग क्या है? इंसल्ट है, बेइज्जती है। क्यों? क्योंकि जो युधिष्ठिर है उसको बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान माना गया है, तो उसको क्या सिखाना, उसको क्या एडवाइस दी जानी, तो वो बोलती है कि एक महिला आपको सिखाए तो ये सबसे बड़ी लगभग इंसल्ट के रूप में है। एंड येट, और फिर भी माई डीप ट्रबल, मेरा जो डीप ट्रबल है, मेरी जो गहन जो समस्या है, परेशानी है, वो कंपेल में, मुझे मजबूर करती है टू ओवर स्टेप द लिमिट, लिमिट क्रॉस करने की, मतलब अपनी सीमा है उसको लांघने के लिए, ऑफ वुमेनली कंडक्ट, कि महिलाओं का जो कंडक्ट है, महिला का जो आचरण है, तो ये बोलती है कि और फिर भी कि ऐसा एडवाइस देना तो लगभग इंसल्ट है, बेइज्जती है। और फिर भी मेरा जो आंतरिक जो समस्या है, मेरा जो आंतरिक जो दुख है, वो मुझे महिलाओं के आचरण की जो सीमा है उसको लांघने के लिए मुझे मजबूर करता है। मेक मी स्पीकअप, और मुझे बोलने के लिए बाध्य करता है। मेक मी स्पीकअप मतलब मुझे बुलवाता है, मुझे बोलने के लिए बाध्य करता है। और इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया है, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। अगर पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है देन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास इसको शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।